ये बात है 80 के दशक की। पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था। भारत सरकार खालिस्तानी आतंकवादियों का सामना कर रही थी और वो देश के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे थे। 1988 में स्वर्ण मंदिर के आसपास अमृतसर के निवासियों और खालिस्तानी लड़ाकों ने एक व्यक्ति को रिक्शा चलाते हुए देखा था। रिक्शा वाले ने उन लड़ाकों को विश्वास दिला दिया कि वो आईएसआई का सदस्य है और वो पाकिस्तान से उनकी मदद करने के लिए आया है। ब्लैक थंडर ऑपरेशन शुरू होने से 2 दिन पहले वो रिक्शा वाला स्वर्ण मंदिर में घुसा और वहां से महत्वपूर्ण जानकारी लेकर बाहर लौटा। उसने पता लगाया कि मंदिर के अंदर कितने चरमपंथी थे। ये रिक्शा वाला कोई और नहीं, भारत के मौजूदा एनएसए अजीत डोभाल ही थे। हम अक्सर ऐसी कहानियां फिल्मों में देखते हैं, लेकिन अजीत डोभाल की जिंदगी में ऐसे कई किस्से हैं जिसके कारण उन्हें भारत के जेम्स बॉन्ड का तमगा मिला हुआ है। आज भी वो वही कर रहे हैं। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद खुलेआम वहाँ के लोगों के साथ खाना खाना, उनसे बात करना, ये बताता है कि वो खतरों से नहीं डरते। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के गढ़वाली परिवार में जन्मे डोभाल भारतीय इंटेलिजेंस के सबसे माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। कट्टरपंथियों के खिलाफ ऑपरेशन हो, घाटी में शांति लाना हो, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देना हो या फिर चीन को आंख दिखाना हो, डोभाल बिना किसी शोर शराबे के अपना काम कर जाते हैं। अजीत डोभाल 7 साल तक पाकिस्तान के अंडरकवर एजेंट की तरह काम करते रहे और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। कहते हैं जासूस के बारे में लोगों को बहुत जानकारी नहीं होती है। रॉ के पूर्व प्रमुख रामनाथ काउ के बारे में भी ये बात काफी मशहूर है कि जब तक वो रॉ के प्रमुख के पद पर रहे, उनकी तस्वीर ना तो किसी पत्रिका में दिखाई दी और ना ही किसी अखबार में। कभी अजीत डोभाल के साथ भी ऐसा ही था। वो भूमिगत रहते हुए देश के लिए इंटेलिजेंस की जानकारी जुटाते और फिर कहीं खो जाते। अजीत डोभाल के बारे में एक ऐसा ही किस्सा मशहूर है जिसमें उन्होंने मिजोरम के उग्रवादियों के लिए अपने घर में सुअर का मांस बनवाना पड़ा था और ये काम किया था उनकी पत्नी ने, जिन्होंने कभी भी सुअर का मांस नहीं बनाया था। साल 2006 में डोभाल ने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का खुलासा किया था। अजीत डोभाल के मुताबिक, एक बार मैंने लाल डेंगा के मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोहियों को अपने घर खाने पर बुलाया। उनके पास भारी हथियार थे। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि वो सुरक्षित रहेंगे। मेरी पत्नी ने उनके लिए सुअर का मांस बनाया, हालांकि उससे पहले उसने कभी भी सुअर का मांस नहीं बनाया था। अजीत डोभाल के पिता आर्मी में थे। शुरुआत से ही घर में सेना वाला माहौल था। अजमेर मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई करने के बाद डोभाल ने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर यूपीएससी क्लियर कर आईपीएस बन गए। अजीत डोभाल 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। नियुक्ति के 4 साल बाद ही आईबी से जुड़ गए। 2005 में अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर पद से रिटायर हो गए थे। 2009 में अजीत डोभाल विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट बने। कई लोगों का कहना है कि रिटायर्ड होने के बाद भी वो आईबी के लिए काम करते रहे, हालांकि वो हमेशा इस बात से इनकार करते रहे। अगस्त 2005 में विकीलीक्स केबल में इस बात का जिक्र है कि डोभाल ने दाऊद इब्राहिम पर हमला करवाने की योजना बनाई थी, लेकिन मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों की वजह से इसे अंतिम समय पर अंजाम नहीं दिया जा सका। हुसैन जैदी ने अपनी किताब डोंगरी टू दुबई में इस घटना का विस्तार से जिक्र किया है। बाद में मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में बताया गया था कि उस समय अजीत डोभाल अपने घर में फुटबॉल मैच देख रहे थे। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अजीत डोभाल ही वो शख्स थे जिन्होंने भारत की तरफ से नवाज शरीफ से पहली बार संपर्क किया था। तब नवाज शरीफ पाकिस्तान में एक उभरते हुए राजनेता थे। यही नहीं, जब 1982 में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान दौरे पर लाहौर पहुंची तो डोभाल के कहने पर ही नवाज शरीफ ने अपने घर के लॉन में भारतीय टीम को दावत दी थी। रॉ के प्रमुख रहे अमरजीत सिंह दुलत अपनी किताब अ लाइफ इन द शैडोज अ मेमोयर में अजीत डोभाल के बारे में लिखा है कि अजीत डोभाल शुरुआत से ही एक तेज इंटेलिजेंस अधिकारी थे। दरअसल 1999 के कंधार विमान अपहरण के दौरान तालिबान से बातचीत करने वाले भारतीय दल में अजीत डोभाल भी शामिल थे। कहा जाता है कि इसके बाद ही अजीत डोभाल सबकी नजरों में आए। दुलत अजीत डोभाल के बारे में आगे लिखते हैं, मुझे शुरू से ही पता था कि डोभाल एक दिन अपने करियर में पीक पर पहुंचेंगे। भारत के सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी के लिए डोभाल से उचित व्यक्ति कोई था ही नहीं। 2004 में मैं प्रधानमंत्री कार्यालय छोड़ रहा था तो नारायणन ने मुझसे पूछा था कि अब कश्मीर कौन देखेगा। तब मैंने बिना किसी संकोच के जवाब दिया था, डोभाल। तभी नारायणन ने मुझसे कहा था, नहीं, डोभाल कश्मीर नहीं देखेंगे क्योंकि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बनने जा रहे हैं। अजीत डोभाल के करियर को देखने से ही ये पता चलता है कि वो सभी सरकारों के फेवरेट रहे। ये अलग बात है कि बीजेपी की सरकार में उनका रुतबा बहुत तेजी से बढ़ा है। पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार एम.के. नारायणन ने एक बार कहा था, जब किसी मामले में मुझे नर्म रुख अपनाना होता है तो मैं अमरजीत सिंह दुलत को इस्तेमाल करता हूँ।
लेकिन जब मुझे कभी डंडे से काम लेना होता है तो मैं डोभाल को बुलवाता हूँ। पाकिस्तान में अंडर कवर रहते अजीत डोभाल से एक बार किसी ने पूछा कि क्या तुम हिंदू हो? डोभाल एकदम से सकपका गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो शख्स भी हिंदू ही था और मुस्लिम बनकर वहाँ रह रहा था। डोभाल ने जब उस शख्स से पूछा कि आपने मुझे पहचाना कैसे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं, तुम इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हो, विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी हो या फिर अग्निवीर को लेकर विवाद हो, अजीत डोभाल मोदी सरकार के लिए कवच के रूप में काम करते हैं। बैकग्राउंड में रहकर काम करना उन्हें पसंद है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। डोभाल के एक साथी CISF के पूर्व महानिदेशक KM सिंह कहते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में मेरे ख्याल से ऑपरेशन के मामले में अजीत डोभाल से अच्छा अफसर कोई नहीं हुआ है। अजीत डोभाल भारत के इकलौते ऐसे नौकरशाह हैं जिन्हें कीर्ति चक्र और शांति काल में मिलने वाले गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। इंटेलिजेंस की दुनिया में इंतजार का काफी महत्व होता है, क्योंकि इंतजार से ही सही मौका सामने आता है। अजीत डोभाल ने इस मामले में महारत हासिल कर रखी है। शायद इसलिए भारतीय इंटेलिजेंस की दुनिया में उनका जितना नाम है, उस नाम के आसपास भी कोई और नहीं दिखता।